Hello students, welcome back to my class. Today we are going to discuss the 7th chapter of your textbook, that is Freedom Movement in India. तो भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, ये चैप्टर थोड़ा लेंदी है विथ 41 क्वेश्चंस, लेकिन इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. इस चैप्टर में कम से कम 50 to 60 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. तो चैप्टर की समरी में आई हैव इंक्लूडेड ऑल द क्वेश्चंस एंड आंसर्स. चलिए स्टार्ट करते हैं एक बार समरी से. ये वीडियो एक बार आप लोग जरूर देखिए ताकि चैप्टर का क्वेश्चन आंसर तो प्रिपेयर होगा ही, साथ में आपका जीके भी बहुत इंप्रूव होगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द समरी ऑफ द चैप्टर. History of Indian independence starts with the arrival of Britishers in mid-18th century. So Britishers came to India as traders. सबसे पहले ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो व्यापारी के रूप में आई. With the downfall of Mughal Empire, they established political supremacy through wars and diplomacy. लेकिन व्यापार करते करते their political ambitions grew. तो उनकी जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी वो बढ़ती गई और उन्होंने पॉलिटिकल सुप्रीमेसी, राजनीतिक रूप से अधिकार करना शुरू किया. कुछ क्षेत्रों में युद्ध करके, कहीं पर डिप्लोमेसी, कूटनीति के तहत. तो धीरे धीरे वे भारत के अलग अलग राज्यों में अपना अधिकार जमाने लगे. दिस प्रोलॉन्ग्ड प्रोसेस स्टार्टेड विथ ऑक्यूपेशन ऑफ बंगाल टू एनेक्सेशन ऑफ पंजाब. तो ये जो अधिकार करने की प्रक्रिया थी ये अचानक से नहीं हो गई. इट हैज़ बीन अ लॉन्ग प्रोसेस, काफ़ी समय तक चला, जो कि बंगाल के अधिग्रहण से शुरू होकर पंजाब के अधिग्रहण के बाद खत्म हुआ. A revolt against British rule in northern and central India was made, which is called as First War of Indian Independence in 1857. तो ऐसा नहीं था कि ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिशर्स के नीतियों के खिलाफ यहाँ पर लोग आवाज नहीं उठाते थे. कई सारे विद्रोह होते रहते थे, लेकिन वो एक क्षेत्र विशेष तक ही सीमित होते थे. ऐसा पहली बार हुआ 1857 में कि पूरा जो उत्तर भारत और सेंट्रल इंडिया, मध्य भारत के जो रियासतें थी, उन्होंने मिलकर अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध विद्रोह किया और इसे हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जानते हैं. लेकिन इस आंदोलन को ब्रिटिशर्स ने बहुत ही दमनकारी नीतियों के साथ कुचल दिया. उसके बाद इट टुक ऑलमोस्ट 90 years टू गेट फ्रीडम. तो पूरे 90 साल लगभग लग गए 1857 के बाद भारत को आज़ादी मिलने में. Indians began to feel that British government was ignoring their welfare. तो धीरे धीरे करके भारतीयों को एहसास होता गया कि जो ब्रिटिश सरकार है उसको भारत के हितों से कोई मतलब नहीं है. लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट केप्ट अश्योरिंग दैट देयर वेलफेयर वाज इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव. लेकिन ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी वो बार बार ये विश्वास दिलाती रही कि उनका मुख्य उद्देश्य है भारत के लोगों का कल्याण. Indeed, they would leave the country when the Indians are fit for self-government. तो ब्रिटिश गवर्नमेंट इस तरीके से उनको बेवकूफ बनाती रही कि भारत के लोग स्वयं पर राज करने के लिए अभी सक्षम नहीं हैं. जब वे स्वयं पर शासन करने के लायक हो जाएंगे तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है खुद ही भारत को आजाद कर देगी. As I told earlier, leaders slowly realized that British government had nothing to do with their welfare. So, with the emergence of national consciousness, लोगों में जैसे जैसे जागरूकता आई, after 1857, need for an organization that could safeguard national interest, which laid the foundation of INC. तो 1857 की क्रांति के बाद ऐसी जरूरत महसूस होने लगी कि नेशनल इंटरेस्ट, जो राष्ट्र के हित हैं, उनकी सुरक्षा के लिए ऐसी कोई संस्था होनी चाहिए. तो पहले भी कई रीजनल संस्थाएं बनी थी, लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस तो ये पहली ऐसी संस्था थी जिसमें देश भर के डेलीगेट्स शामिल थे. तो सो दिस इंस्टीट्यूशन INC was founded in the year 1885.
largely through the efforts made by a retired civil servant A.O. Hume। तो ये जो स्क्रीन पर आप फोटो देख रहे हैं ऊपर में वो A.O. ह्यूम की है, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी इन द ईयर 1885 अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ W.C. बैनर्जी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बैनर्जी, जिनको हम W.C. बैनर्जी के नाम से जानते हैं। ये सारे क्वेश्चंस जीके में पूछे जाते हैं। इट्स फर्स्ट सेशन हेल्ड इन मुंबई। तो पहला जो अधिवेशन था आईएनसी का वो मुंबई में हुआ था। उसमें कुल 85 डेलीगेट्स 85 सदस्यों ने भाग लिया था। ये क्वेश्चन भी आपके टेक्स्ट बुक का है। तो इट प्रोवाइडेड अ प्लेटफॉर्म टू गैदर पीपल हु वर कमिटेड फॉर वेलफेयर एंड फ्रीडम ऑफ इंडिया। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ने एक ऐसा मंच दिया जहां पर उन लोग इकट्ठे हो सकते थे जो भारत का कल्याण चाहते थे, उसकी आजादी के लिए प्रतिबद्ध थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी को सेफ्टी वाल्व या तड़ित चालक भी कहा जाता था। ऐसा इसलिए क्योंकि जनता के बीच में कोई भी अगर रोष होता था या कोई भी ऐसा मैसेज होता था जिसको ब्रिटिश गवर्नमेंट तक पहुंचाना हो, तो वो काम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ही करती थी। एंड इट्स फर्स्ट फेज फ्रॉम 1885 टू 1905। तो ये जो 20 सालों का समय था, इसको हम नरम पंथियों के नाम से जानते हैं। और पहले जो कांग्रेस का उद्देश्य था, पहले जो इनके सुधार के कार्य थे, वो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट और इंडियनाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इट्स इंटरेस्टिंग दैट कांग्रेस भी पहले ऐसी कोई मांग नहीं कर रही थी कि भारत को आज़ादी मिल जानी चाहिए। शुरुआती दौर में ये जो नरमपंथी नेता थे, ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी एंड गोपाल कृष्ण गोखले, तो ये दोनों नरमपंथ के मुख्य नेता माने जाते थे, मॉडरेट फेस ऑफ कांग्रेस। तो इनकी मांग मुख्य रूप से दो मांगे थी। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट मतलब सरकार में भारतीयों की हिस्सेदारी हो, हमारे प्रतिनिधि चुनकर जाएं। एंड देन इंडियनाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन का भारतीयकरण मतलब प्रशासन में ज्यादा से ज्यादा सदस्य भारत के लोग हों, भारत के लोग अपॉइंट किए जाएं। ये दो मांगे थी। मुख्य तौर पर नरमपंथी नेता इसकी मांग करते थे। मॉडरेट फेज के बाद कांग्रेस में नेशनलिज्म राष्ट्रवाद का दौर आया। व्हेन द पॉलिटिकल एक्टिविटीज वर स्लो एंड डिससेटिस्फैक्शन वाज ग्रोइंग, तो धीरे धीरे करके ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध लोगों में असंतोष फैल रहा था। इस समय दो तीन जो मुख्य नेता थे वो उभरे, जिनको हम लाल बाल पाल के नाम से जानते हैं। बाल गंगाधर तिलक, तो तिलक एमर्ज्ड एज नेशनल लीडर, तो पूरे राष्ट्र के नेता के रूप में उस समय बाल गंगाधर तिलक उभरे। ही गेव द स्लोगन, आप सभी जानते हैं कि तिलक ने ये नारा दिया था, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये नारा तिलक ने दिया। बाल गंगाधर तिलक ये भी जानते थे कि आजादी मिलना इतना आसान नहीं है, ये इतनी जल्दी नहीं हो सकता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आजादी की धारणा को छोड़ दिया जाए। तो इसीलिए सबसे पहले उन्होंने स्वराज के बारे में मांग करना शुरू किया। ही स्टार्टेड गणपति एंड शिवाजी फेस्टिवल्स टू पॉपुलराइज नेशनलिज्म। तो बाल गंगाधर तिलक ये भी मानते थे कि जब तक भारतीयों के मन में अपनी संस्कृति और अपने जो साहित्य है हमारा, उनके प्रति जागरूकता न हो, उनके गौरव को वो जब तक नहीं जानेंगे, तब तक राष्ट्रवाद को वो समझ नहीं पाएंगे। तो लोगों को अपने गौरवशाली इतिहास का याद दिलाने के लिए उन्होंने गणपति पूजा और शिवाजी महोत्सव की महाराष्ट्र में शुरुआत की। उसी समय अरविंदो घोष, तो पश्चिम बंगाल में अरविंदो घोष ने पेसिव रेजिस्टेंस, तो ब्रिटिश सरकार के विरोध करने के लिए ये सिद्धांत उन्होंने अपनाया। उसके साथ ही पंजाब बिपिन चंद्र पाल एंड लाला लाजपत राय, तो ये जो दो तीन नेता थे वो तीनों राष्ट्रवाद को प्रमोट करने में लगे हुए थे। अब नेशनलिज्म, तो जो राष्ट्रवाद था ये एक धर्म की तरह बन गया था। भारत अब सिर्फ एक राष्ट्र नहीं था, इट बिकेम मदर भारत माता। तो भारत को अब भारत माता के नाम से बोला जाने लगा।
तो स्क्रीन पर ये जो 3 लीडर्स आप देख रहे हैं, लाला लाजपत राय फ्रॉम पंजाब, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल, इन्हीं तीनों को हम लाल, बाल और पाल के नाम से जानते हैं। लाल, बाल और पाल, अब ये 3 नेताओं के आने के बाद कांग्रेस में अब जो गर्मपंथी विचार का समावेश होने लगा। तो इमर्जेंस ऑफ एक्सट्रीमिस्ट के नाम से हम इसको जानते हैं। एक्सट्रीमिस्ट मतलब अतिवादी या उग्रवादी। तो लीडर्स हु वर नॉट सेटिस्फाइड विथ मॉडरेट लीडरशिप ऑफ कांग्रेस वर कॉल्ड एक्सट्रीमिस्ट। तो ये जो नेता थे वो नरमपंथी नेताओं के विचारों से सहमत नहीं थे। They were more aggressive in their demand. किसी भी तरीके से चाहे मिलिट्री पावर का यूज करके वो अपनी मांगों को पूर्ण कराना चाहते थे। So they got their chance after partition of Bengal in 1905. तो 1905 में वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। This was seen as a move to separate Bengali Hindu and Muslims to weaken the rising power of Indian nationalism. तो बंगाल जो है उस समय बहुत ही पॉलिटिकली एक्टिव प्लेस था और सरकार ने बंगाल के पूर्वी भाग को पश्चिमी भाग से अलग कर दिया। अब लीडर्स को ये लगा कि चूंकि पूर्वी भाग में मुस्लिम्स ज़्यादा थे तो हिंदू और मुस्लिम्स को अलग अलग करके ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत की या बंगाल के लोगों को लड़ाना चाहती है ताकि राष्ट्रवाद कमजोर हो जाए। तो विद देयर इन्फ्लुएंस कांग्रेस अडॉप्टेड the 3 resolution of Swadeshi, boycott and national education. तो बंगाल विभाजन का बहुत ज्यादा विरोध हुआ और अंततः ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये विभाजन वापस भी लेना पड़ा। इन्हीं उग्रवादियों या गर्मपंथियों के प्रभाव में कांग्रेस को भी अब स्वदेशी और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और नेशनल एजुकेशन की नीति को स्वीकार करना पड़ा। लेकिन 1907 का जो सूरत का अधिवेशन हुआ उसमें कांग्रेस लीडर्स ने, जो नरमपंथी नेता थे, उन्होंने इन गर्मपंथी नेताओं को कांग्रेस से बाहर कर दिया और गवर्नमेंट ने भी इनका दमन करने के लिए बहुत कठोर नीति अपनाई। तिलक को भी जेल भेज दिया गया और इसके बाद सरकार ने लोगों को संतुष्ट करने के लिए मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, मॉर्ले मिंटो सुधार 1909 में अनाउंस किया। तो इस सुधार की सबसे जो इम्पोर्टेंट बात थी वो था कि मुस्लिम्स को अलग से इलेक्टोरेट दिया गया, उनके लिए कुछ क्षेत्र रिजर्व किए गए। ये भी ब्रिटिश गवर्नमेंट की हिंदू और मुस्लिम्स को लड़ाने की एक नीति थी। उसके बाद जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन द ईयर 1914, 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फिर से एक बार इंडियंस को ये कहा कि आप हमारी सहायता कीजिए, बिकॉज वी आर फाइटिंग फॉर द सेक ऑफ डेमोक्रेसी। हम लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और इसी दौरान 1906, वेरी इंपॉर्टेंट ईयर, तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी ढाका में। रिमेंबर, इट वॉज नॉट इन इंडिया, ये ढाका में इसकी स्थापना हुई थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की। और इसके साथ ही जब तिलक को 1908 में जेल हुआ, जब वो 14 में वापस आए तो उन्होंने एनी बेसेंट के साथ मिलकर होम रूल लीग की भी स्थापना की थी। होम रूल कहने का मतलब स्वराज, स्वदेशी लोगों का शासन। तो इसकी स्थापना तिलक ने एनी बेसेंट के साथ मिलकर की थी। लखनऊ सेशन ऑफ 1916 का जो लखनऊ का अधिवेशन था, इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 2 पॉइंट्स। पहले तो इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ हो गए, साथ ही इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक्सट्रीमिस्ट को, गर्मपंथियों को फिर से एक बार पार्टी में शामिल कर लिया। इसे हम लखनऊ पैक्ट या लखनऊ समझौता के नाम से जानते हैं। आफ्टर द वॉर गवर्नमेंट डिसाइडेड टू रिटेन some emergency power to curb the revolutionaries and passed Rowlatt Act or the Black Act। तो युद्ध के पहले तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फुसलाकर यहाँ के सैनिकों को यूज किया। उसके बाद जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो जो इमरजेंसी पावर थी, आपातकालीन शक्तियां थी, उनको खत्म करने के बजाय ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको जारी रखा, ये तर्क देते हुए कि रिवॉल्यूशनरीज अभी भी एक्टिव हैं, और रौलट एक्ट पास कर दिया। तो ये जो रौलट एक्ट है, इसको काला कानून के नाम से जाना जाता है। न वकील न अपील, तो भारतीयों को इसमें न वकील रखने का अधिकार था न अपील करने का, इसलिए इसे काला कानून कहा गया। तो पूरे देश में इसका विरोध हुआ। महात्मा गांधी के आह्वान से 1000 पीपल्स वर गैदर्ड
एट जालियांवाला बाग इन अमृतसर। अमृतसर में एक बाग था जिसे जालियांवाला बाग कहा जाता था। तो वहां पर हजारों लोग इकट्ठे हुए थे और शांतिपूर्ण सभा चल रही थी, लेकिन जनरल डायर ने वर्चुअली गिव ऑर्डर टू फायर मैसेकर। इस मैसेकर यानी कि होता है नरसंहार। तो जनरल डायर ने जब गोली चलाने का आदेश दिया तो हजारों लोग उस समय मारे गए। द होल कंट्री वॉज शॉक्ड एंड गांधी जी वॉज कन्विंस्ड दैट ब्रिटिश रूल वॉज सैटनिक। तो पूरा देश इस तरीके से शांतिपूर्ण सभा में गोली चलने और हजारों लोगों के मरने पर स्तब्ध था। ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध बहुत ज्यादा रोष फैला हुआ था और गांधी जी ने भी माना कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है बिल्कुल शैतान की तरह अपना हुकूमत चला रही थी। देन गवर्नमेंट अनाउंस्ड मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स इन 1919। तो 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार गवर्नमेंट ने अनाउंस किया। Indians found it inadequate, unsatisfactory and disappointing। तो भारतीयों को ये लगा कि ये inadequate अपर्याप्त है, unsatisfactory असंतोषजनक है, and disappointing मतलब बहुत ही दुखद है, दुखी करने वाला है। So गांधी जी uniting the खिलाफत movement, he launched non-cooperation movement in 1920। तो 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। इसमें उन्होंने खिलाफत मूवमेंट, जो खिलाफत आंदोलन चल रहा था, उन आंदोलनकारियों को भी अपने साथ लिया। खिलाफत मूवमेंट भारत के जो मुस्लिम्स थे वो कर रहे थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद तुर्की के खलीफा को उनके पद से हटा दिया था और उन खलीफा को इंडिया के जो मुस्लिम थे वो अपना हेड मानते थे, तो उनको गद्दी से हटाने के कारण ये आंदोलन कर रहे थे। तो गांधी जी ने उनको भी साथ में लिया, खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया और जो मुस्लिम्स थे उन्होंने असहयोग आंदोलन का समर्थन किया। इसीलिए भारत के इतिहास में पहली बार गांधी जी के नेतृत्व में इतने सारे लोगों ने, इवन महिलाओं ने भी असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। गांधी जी विथड्रू द मूवमेंट इन फरवरी 1922। तो आंदोलन को अभूतपूर्व सफलता मिली थी, लेकिन अचानक से गांधी जी को इस आंदोलन को 1922 में वापस लेना पड़ा चौरा चौरी की घटना के बाद। तो चौरा चौरी एक पुलिस स्टेशन था उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में। तो यहाँ पर जो आंदोलनकारी थे उन्होंने 22 पुलिस कर्मियों को जिंदा जला दिया था। तो गांधी जी इस घटना से बहुत आहत हुए। उन्होंने कहा कि इट वॉज अ हिमालयन ब्लंडर फ्रॉम हिज साइड, बहुत बड़ी गलती थी और अभी भारत के लोग ऐसे आंदोलन के लिए तैयार नहीं हैं। यह कहकर उन्होंने आंदोलन को खत्म करने की घोषणा कर दी। ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं द ट्रूथ ऑफ 1909 जालियांवाला बाग मैसेकर। तो ये जो जालियांवाला बाग का नरसंहार था उसके कुछ इमेजेस आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। ये बाग जो था बहुत ऊंची इसकी बाउंड्री वॉल थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट जो इमेज है, और इसमें से निकलने का एक ही सकरा रास्ता था। अब चूंकि हजारों आंदोलनकारी यहाँ पर शांतिपूर्ण सभा कर रहे थे और देखिए नीचे जो इमेज में बहुत सारे सैनिक उन पर फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। अचानक से सैनिकों ने जनरल डायर के आदेश के बाद गोली चलाने शुरू कर दी। अब भगदड़ मची, लोगों के पास भागने का रास्ता भी नहीं बचा था। एक कुआं था इस बाग में जिसमें सैकड़ों आंदोलनकारी उस कुएं में गोलियों के डर से बचने के लिए कूद गए, लेकिन अंततः उनकी भी मौत हो गई। ये जो कुआं है इसका इमेज आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर हजारों शव मिले बाद में और इस कुआं को आज भी शहीदी कुआं के नाम से जाना जाता है। तो इतना भयानक था जालियांवाला बाग का ये जो नरसंहार था, मैसेकर ऑफ जालियांवाला बाग। असहयोग आंदोलन के खत्म होने के बाद गांधी जी को जेल भी जाना पड़ा और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसका दमन भी कर दिया। लेकिन 1927 में फिर से प्रदर्शन शुरू हो गए क्योंकि साइमन कमीशन भारत आया और ये जो कमीशन था इट वाज फॉर्म टू रिव्यू द कॉन्स्टिट्यूशनल सिचुएशन इन इंडिया। भारत की संवैधानिक स्थिति की समीक्षा करने के लिए इसको भेजा गया था और उनकी टीम में कोई भी भारतीय नेता नहीं थे, इसलिए इसका विरोध हो रहा था। साइमन गो बैक के नारों के साथ बहुत प्रदर्शन हुए एंड एट लास्ट दिस कमीशन हैड टू गो बैक इन द ईयर 1928। तो 1928 में इसको वापस भी
जाना पड़ा। अब कांग्रेस भी ब्रिटिश सरकार के बहकावे में नहीं आ रही थी। डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज, कांग्रेस के अंदर ही पूर्ण स्वराज की मांग उठने लगी थी। और जो 1929 का लाहौर अधिवेशन हुआ अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू, तो नेहरू उसके अध्यक्ष थे। और 26 जनवरी को आधी रात को रावी नदी के किनारे लाहौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने झंडा फहराया और पूर्ण स्वराज के मांग की घोषणा की। और इस दिन के बाद से लेकर आज़ादी तक 26 जनवरी को हर साल इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाता था। याद रखिए 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था। लेकिन आज़ादी के बाद चूंकि 15 अगस्त को आज़ादी मिली तो 26 जनवरी के दिन कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया गया और इसको हम रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट करने लगे। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्टेड इन 1930 बाय डांडी मार्च। तो उसके बाद 1930 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया दांडी मार्च के साथ। और इसका सिग्नल था कि नमक कानून को तोड़कर गांधी जी ने पूरे देश को इस आंदोलन का सिग्नल दिया। द गवर्नमेंट वाज इन ग्रेट डिफिकल्टी टू हैंडल द रिवॉल्यूशनरीज एज वेल एज द सत्याग्रहीज। तो आंदोलन इतनी ज्यादा मात्रा में फैला हुआ था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट भी सत्ते में आ गई। एक तरफ तो क्रांतिकारी थे और दूसरी तरफ गांधी जी के फॉलोवर्स जो सत्याग्रही थे। तो इस सब के परेशान होकर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वायसराय इरविन को गांधी जी से निगोशिएट अर्थात बातचीत करने के लिए आमंत्रित किया। और गांधी जी को इसके लिए गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन जाना पड़ा। इसलिए उन्होंने फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन दिस मोमेंट वाज सस्पेंडेड फॉर अ टाइम, तो उसको स्थगित करके गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में गए। तो ये जो 1931, 32 और 33 में 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए और इसी में ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है गांधी जी को लंदन जाकर उन्होंने बहुत अपमानित किया। हाफ नेकेड मॉन्क भी कहा, अर्धनग्न फकीर कहकर उनका अपमान किया गया। लेकिन गांधी जी ने वापस आकर फिर से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट कर दिया। इसके बाद During Second World War, British made India a party without consulting Indian leaders. तो गोलमेज सम्मेलन के बाद कांग्रेस ने इलेक्शन में भी हिस्सा लिया और पूरे 6 प्रांतों में इनकी सरकार बनी। बट द गवर्नमेंट रिजाइंड ड्यू टू द बिगिनिंग ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार। 1939 में फिर से इस सरकार ने इस्तीफा दे दिया। अब सेकेंड वर्ल्ड वार के समय ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कांग्रेस से कोई बातचीत किए बिना यहाँ के सैनिकों को युद्ध में शामिल कर दिया। जबकि इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर ये चाहते थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट अगर हमारे सैनिकों को युद्ध में शामिल करती है तो इस शर्त पर करे कि युद्ध के बाद हमको आजादी दे दी जाए, पावर हैंड ओवर कर दिया जाए। तो उसके बाद जो भारत छोड़ो आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट की जो पृष्ठभूमि तैयार हुई इन अगस्त 1942, इसको अगस्त की क्रांति भी बोला जाता है क्योंकि ये अगस्त में स्टार्ट हुआ था। तो कांग्रेस वांटेड टू हेल्प द ब्रिटिशर्स इफ दे हैंडेड ओवर पावर आफ्टर द वॉर। तो कांग्रेस चाहते थे कि युद्ध के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट हमको सत्ता दे दे तो हम युद्ध में अपने सैनिकों को शामिल करेंगे। बट द टॉक फेल्ड, लेकिन ये बातचीत भी फेल हो गई। ब्रिटिश गवर्नमेंट इसके लिए राजी नहीं थी और गांधी जी ने फिर अपना जो आखिरी आंदोलन था वो शुरू किया, क्विट इंडिया मूवमेंट। अंग्रेजों भारत छोड़ो और डू और डाई का नारा उन्होंने इसी आंदोलन में दिया था। तो द सक्सेस ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज अनप्रेसिडेंटेड। बहुत ज्यादा ये इसका प्रसार हुआ और ये स्प्रेड लाइक अ वाइल्ड फायर, जंगल की आग की तरह ये आंदोलन फैला। गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, एक एक करके मेन लीडर्स को गिरफ्तार ब्रिटिश गवर्नमेंट करती रही, फिर भी आंदोलन फैलता गया। Subhash Chandra Bose wanted that India should use Britishers' cry to get freedom during the war. He secretly went out of the country and formed Azad Hind Fauj (INA), Indian National Army, in Singapore in 1943. तो सुभाष चंद्र बोस उस समय ये चाहते थे कि जो सेकेंड वर्ल्ड वार था उसकी जो ब्रिटेन उसके खुद ही प्रॉब्लम में फंसा हुआ था उसको वो भारत की आज़ादी के लिए यूज करना चाहते थे। जो सेकेंड वर्ल्ड वार में
ब्रिटेन के विरोधी देश थे, खास करके जर्मनी और इटली और जापान। इन तीनों देशों के साथ मिलकर सुभाष चंद्र बोस ब्रिटिश गवर्नमेंट से युद्ध करके उनको यहाँ से बाहर करने की योजना बना रहे थे। और युद्ध के दौरान चुपचाप भारत से निकलकर मलेशिया में जाकर उन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी इन द ईयर 1943। ये जो स्क्रीन में आपको मिलिट्री पूरी दिखाई दे रही है, ये सुभाष चंद्र बोस की INA है मलेशिया की, और इसमें इतने भारी संख्या में उन्होंने सैनिकों को इकट्ठा किया था और एक हद तक वो सफल भी हुए थे। लेकिन अचानक से 1945 में सुभाष चंद्र बोस की प्लेन क्रैश में जो है रहस्यमयी मौत हो गई, जिसका हल हमको आज तक नहीं मिल पाया है। तो ये INA और उनके जो INA में सुभाष चंद्र बोस ने महिलाओं का भी एक रेजिमेंट तैयार किया था। तो ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इंडिया गॉट फ्रीडम। अब इस आंदोलन के बाद नेवी में भी, सैनिकों में भी असंतोष पनपने लगा। 1945 में सेना ने भी विद्रोह करना शुरू कर दिया था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को अब एहसास हो गया कि यहाँ पर अब टिकना उनका मुश्किल है। तो 1947 में भारत को आज़ादी भी मिल गई, लेकिन विथ पार्टीशन ऑफ इंडिया, तो एक दुखद पहलू ये रहा कि भारत का विभाजन हो गया। तो ये जो भारत का विभाजन हुआ, वायसराय माउंटबेटन ने समझौता करने की कोशिश भी की, लेकिन रिजोल्यूशन ऑफ सेपरेट पाकिस्तान was led by Jinnah at its Lahore session in 1940। तो 1928 के कलकत्ता अधिवेशन के बाद ही मुस्लिम लीग जो है कांग्रेस से काफी अलग हो चुका था, और मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में 1940 में ही उन्होंने सेपरेट पाकिस्तान, अलग पाकिस्तान का उसकी मांग उन्होंने शुरू कर दी थी। तो अंततः 1947 में भारत आजाद हुआ, लेकिन पाकिस्तान भारत से अलग हो गया। सो दिस वाज ऑल अबाउट द हिस्ट्री ऑफ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। बिल्कुल एक स्टोरी की तरह मैंने आप लोगों को ये समरी बता दी है। तो कम से कम 50 या 60 क्वेश्चंस इसमें ऐसे हैं जो हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चैप्टर थोड़ा डिटेल है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ओके, सो थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पेशेंटली। कीप ऑन राइटिंग योर कमेंट्स एंड कीप वॉचिंग द वीडियोज। थैंक यू।